Hello students, welcome to Study Khajana. Myself Seema Shrivastava. Today we will discuss about laws of chemical combinations. तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम पहला लॉ जो डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये हेडिंग डाल लीजिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो इसमें पहला लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. Law of conservation of mass was given by Lavoisier. ठीक है ना, Lavoisier. Lavoisier in 1789. Law of conservation of mass was given by Lavoisier in 1789. ठीक है ना. According to this law कि matter is neither created nor destroyed in chemical reaction. तो according to this law, matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है ना. ये इन्होंने बताया, किसने बताया? लेवोजियर ने. लेवोजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नेदर क्रिएटेड, ना तो मैटर को बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, यानी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है पूरी केमिकल रिएक्शन में. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा हम और डिस्क्राइब करेंगे कि दिस मीन्स the law of conservation of mass. The law of conservation of mass means in a chemical reaction, the total mass of product is equal to the total mass of reactant. ठीक है, total mass of reactant. There is no change in mass. उनके मास में कोई भी चेंज नहीं होता है. तो there is no change in mass during a chemical reaction. ठीक है ना. क्या हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है इसमें कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. देयर इज नो चेंज इन मास, उसके मास में कोई भी चेंज नहीं होता है. तो देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब इसको हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल when calcium carbonate, ठीक है ना, when calcium carbonate is heated, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ए केमिकल रिएक्शन takes place.
ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड, दो चीजें बनती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, क्या फॉर्मूला आता है, CaCO3, ठीक है ना, CaCO3, इसको हमने क्या करा, हीट करा, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है ना, तो ये किस में चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है ना। तो आप पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए कि व्हेन वी हीटेड कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस में चेंज हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये किस में चेंज हुआ, कार्बन डाई ऑक्साइड, करेक्ट। अब आप देखिए तो एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि इट हैज बीन फाउंड that it has been found by experiment, ठीक है ना, experiment that if 100 gram of calcium carbonate are decomposed completely, then 56 gram of calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide formed, and 44 gram of carbon dioxide are formed। रिएक्शन कराते हैं, चलिए देखते हैं कि इनकी बात सही है कि नहीं है। ED, तो ये है CaCO3, ये डिकम्पोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 100 ग्राम था, इसमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, और बाकी जो बचा वो क्या, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो 54 और 44 कितना हो गया, 100 ग्राम। तो आप देखिए 100 ग्राम रिएक्टेंट था और 100 ही ग्राम प्रोडक्ट है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे भी देखें कि इसमें, पहले इसको देखते हैं, ये देखिए इसका कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक मास और 16 इंटू 3, ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का। तो ये टोटल कितना हो गया, बन रहा है 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम हो गया पूरा। अगर हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड में तो कैल्शियम का एटॉमिक मास जो कैल्शियम का है वो है 40, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो इसको ऐड करिए तो 56, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास है आपका 12 और ऑक्सीजन का है 16 इंटू 2 32, तो 12 और 32 को ऐड करेंगे तो ये होगा 44 ग्राम, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल रूल्स को फॉलो कर रहा है।
यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही हुआ ना कि टोटल जो मास ऑफ, इसमें क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट यानी 100 ग्राम इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यानी 100 ग्राम। ठीक है ना। तो देयर इज नो चेंज इन मास, यही तो बताया गया है लॉ में। देयर इज नो चेंज इन मास, नो चेंज ऑफ मास, ठीक है ना, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैटर इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये क्या, कौन सा लॉ को प्रूव कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने एक एग्जाम्पल भी दिया आप कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। टोटल कैल्शियम कार्बोनेट था 100 ग्राम और ये बन रहा था 56 ग्राम और ये बन रहा था 44 ग्राम। तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये भी 100 ही ग्राम हुआ, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको हमने इसका एटॉमिक मास से भी निकाला, तो कैल्शियम का जो मास था 40 था, ऑक्सीजन का 16, इन सबको ऐड करके भी देखा तो वही बात आ रही थी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सबको समझ में आ गया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ठीक है ना। तो ये था आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक हम इसके ऊपर एक आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है ना, एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट, टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट, ठीक है ना। अब आप देखिए ये क्वेश्चन है, सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब ये रिएक्ट करता है तो ये चीजें बन रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है सोडियम कार्बोनेट की एथेनोइक एसिड से। तो ये क्या क्या दे रहा है? सोडियम एथेनोएट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर दे रहा है। फिर आप देखिए इन एन एक्सपेरिमेंट, इसमें वैल्यू भी दे रखी है, इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन है आपका 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम करा रहे हैं इसको। एंड टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट, 2.2 ग्राम of carbon dioxide and 0.9 gram of 0.9 gram of water show
that this verifies law of conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 gram of sodium carbonate reacts with 6 gram of ethanoic acid and to form 8.2 gram of sodium ethanoate, 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water. Show that this verifies laws of conservation of mass. ये आपको बताना है, ठीक है ना. तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले. ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं इसका. सॉल्यूशन में सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एथेनोइक एसिड. ठीक है ना. सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, एथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है, ये है रिएक्टेंट. ठीक है ना. एंड इट गिव्स सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर. ठीक है ना. ये क्या बना, प्रोडक्ट. चलिए, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा. सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ एथेनोइक एसिड. ठीक है ना. कितना है मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम और एथेनोइक एसिड 6 ग्राम. तो यहां पे लिख लीजिए 5.3 प्लस 6 कितना आया, 11.3. आ गया कि सोडियम कार्बोनेट एथेनोइक एसिड से जब रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. प्रोडक्ट बन गया. फिर मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या होता है, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ एथेनोइक एसिड. ये है ना. तो इसकी वैल्यू दे रखी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 5.3 दे रखा है मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड मास ऑफ एथेनोइक एसिड दे रखा है 6. फिर ऐड करा तो मेरा आया 11.3. अब आप देखिए सेकेंड में, देखिए कि सोडियम क्या बन रहा है, सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है ना. ये बन रहा है. तो मास ऑफ, अब प्रोडक्ट निकालते हैं. मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर मास ऑफ सोडियम एथेनोएट कितना दे रखा है, मास ऑफ सोडियम एथेनोएट दे रखा है 8.2 ग्राम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम एंड 0.9 ग्राम वाटर दे रखा है.
ठीक है ना। सोडियम एथोनेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम एंड वाटर 0.9 ग्राम दे रखा हुआ है प्रोडक्ट में। इसको ऐड करिए तो ये भी आया 11.3 ग्राम। ऐड करके देख सकते हैं आप। हमने तो निकाल ही दिया, आप भी ऐड करो एक बार कंफर्म के लिए। प्लस 2.2 प्लस 0.9, ये देखिए गलत हो गया, 8.2 ये आएगा करीब 11.3 ग्राम। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कर लीजिए। 13 ये आ गया 11.3 ग्राम, ठीक है ना। तो हमने क्या फाइंड किया कि मास ऑफ जो रिएक्टेंट था वो भी 11.3 आ रहा था। मास ऑफ रिएक्टेंट ये देखिए आया, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोडक्ट की, तो मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी 11.3 है। तो देयर इज नो चेंज इन मास इन केमिकल रिएक्शन। तो आप एंड में क्या लिखेंगे? एंड में लिखेंगे कि वी फाइंड दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट 11.3 gram and the mass of products is also 11.3 gram, ठीक है ना। तो since the mass of product is equal to mass of reactant, and this verifies that the law of conservation of mass, ठीक है ना। ये हमने आपको 2 एग्जाम्पल से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया है, प्रूफ करा है। कोई एनी डिफिकल्टी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया, ठीक है। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इट वॉज गिवन बाय लेवोजियर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। पहली बात। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। देयर इज नो चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इसमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, जब ये डिकम्पोज हुआ तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनी और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी। दोनों को ऐड करिए तो 100 ग्राम आ रहा है, जो कि प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। ये देखिए, तो दिस वेरीफाइज total mass of product is equal to the total mass of reactant. There is no change of mass during the chemical reaction. फिर हमने एक दूसरा एग्जाम्पल और लिया कि सोडियम कार्बोनेट का लिया, जिसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई है कि एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट, जब व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट, carbon dioxide and water,
तो इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड एंड इट फॉर्म्स 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। तो शो दैट दिस वेरीफाइज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर हमने इन दोनों रिएक्शन को रिएक्ट कराया, सोडियम कार्बोनेट, दोनों नहीं, सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शन कराई, तो हमने पाया सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रिएक्टेंट है सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड, और सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या बना, प्रोडक्ट बना हमारा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या था, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पता होना चाहिए, मास ऑफ एथेनोइक एसिड का क्या था, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल थी 5.3 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू आई 11.3। उसके बाद सोडियम जो प्रोडक्ट था उसमें सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था, जिसकी भी वैल्यू दे रखी थी 8.2, 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी थी, वाटर की 0.9 दे रखी थी, तीनों को जब ऐड किया तो 11.3 आया। तो वी फाइंड दैट मास ऑफ रिएक्टेंट 11.3 ग्राम एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो 11.3 ग्राम। तो since the mass of product is equal to the mass of reactant, this verifies that the law of conservation of mass. Understood? Okay. एक क्वेश्चन और है आपका, इसी पर बेस्ड है, मास ऑफ, इसमें क्वेश्चन है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट, इसको थोड़ा एक हम दे चुके हैं एग्जाम्पल, लेकिन इसको रिवर्स करके उन्हें बताया है, एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग एंड टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed। ठीक है ना। फिर कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एंड विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन will you use in solving this problem? Will you use in solving this problem? ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक का ही है, ठीक है ना। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide. ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा जा रहा है। Which law, और कैलकुलेट करने पर आप हमें बताइए कि कौन सा लॉ ये फॉलो कर रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल। आई होप कि आधे से ज्यादा बच्चों को तो इनको समझ में आ ही गया होगा कैसे सॉल्व हुआ है। फिर भी सॉल्यूशन, हमें क्या पता है, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, ये पता है ना, ठीक है ना। अब मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक है ना। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा हुआ है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है 5.6 ग्राम और 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है। तो ये दे रखा है 5.6 प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 10। तो देन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी क्या हो जाएगा 5. ये हो जाएगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 5.6 माइनस कर दीजिए 4.4 ग्राम। तो बात तो वही हो गई, यानी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 4.4 ग्राम, जो कि ये कौन सा लॉ प्रूव कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। देखिए आप दोनों को अगर ऐड कर दीजिए, यहां पर 4.4 को ऐड करिए तो 10 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया, ये विच लॉ प्रूफ, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना। इस तरह से हमने प्रूव करा, आज क्या प्रूव करा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करी। किसने बताया था इस लॉ को, इस लॉ को बताया था लेवोजियर ने। ठीक है ना। तो मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स और जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये लॉ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए अब हम बात करेंगे एक दूसरे लॉ की। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में एक दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन was given by प्राउस्ट। ये लॉ किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में भी बताया था वो थे प्राउस्ट। ठीक है ना। प्राउस्ट ने दिया था इन 1779 में। ठीक है ना। तो he analyzed the chemical composition of a large number of compound and percentage of element present a large number of compound and came to the conclusion that the proportion of each element in a compound in a constant or fixed। ठीक है ना। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा हम और आगे बताते हैं इनके बारे में कि एक केमिकल कंपाउंड always, according to this law, chemical compound always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass according to प्राउस्ट ने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड
always consist of the same element combined together in the same proportion by mass. ठीक है ना, सेम proportion by mass. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे. ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि a chemical compound always consists of the same element combined together in the same proportion by mass. For example, जैसे water, water is compound, ठीक है ना, which always consists of of the same two element, हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन. ठीक है ना, combine together in the same constant proportion of 1:8 by mass. यानी 1 पार्ट जो था, 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन, and 8 part by mass of ऑक्सीजन. ठीक है ना, कैसे, जैसे वाटर है तो ऐसे लिखेंगे आप, तो इसका एटॉमिक मास कितना है वाटर का, 1. ठीक है ना. अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 16. ठीक है ना, तो ये 2:8 16 की रेशियो में फिक्स्ड, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ कंबाइंड कर रहे हैं फिक्स प्रपोर्शन बाय मास. तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 1:8. इसी प्रपोर्शन में ये कंबाइंड करेंगे. ठीक है ना, कि 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर in the same constituent proportion of 1:8 by mass, यानी 1 part of hydrogen and 8 part by mass of oxygen. ठीक है ना, इनके proportion में कोई भी चेंज नहीं होगा. इन्हें फिक्स proportion by mass कह रहे हैं. इसके मास में कोई भी, एटॉमिक मास कितना है इनका, वाटर का हमने देखा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 into 1, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइन कर रहे हैं. 2:16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 1:8 आ गया. ठीक है ना, ये यहाँ लिख रहे हैं 1:8. तो इस ढंग से ये लॉ बताया गया है. ठीक है, जैसे अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया इज ए कंपाउंड. ठीक है ना, तो अमोनिया ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट. कौन कौन से वो 2 एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. combine in the ratio of, कैसे, नाइट्रोजन NH3 लिखते हैं आप. ठीक है ना, तो नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है, 14,
और हाइड्रोजन का कितना लिखेंगे 1, तो 1 into 3, ठीक है ना। तो 1 into 3 यानी ये हमेशा कंबाइन करेंगे, कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 14:3। ये 14:3 के रेशियो से ही आपस में कंबाइन करेंगे। 14:3 बाई मास, ये याद रखिएगा। इनके मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। एंड ये आपको समझ में आया। तो अमोनिया क्या है, कंपाउंड है। अमोनिया ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स रेशियो बाय मास ऑफ मास। तो अमोनिया का एटॉमिक मास कितना है 14 है, हाइड्रोजन का 3 है। ये इसी रेशियो से आपस में कंबाइंड करेंगे और अमोनिया बनाएंगे, NH3 बनाएंगे। तो इस लॉ को, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसको हम डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं या इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे इस लॉ को, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन is also known as the law of definite proportion। समझ में आया। तो द लॉ ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलेंगे। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो ये हमने आपको ये एग्जाम्पल, अब फिर से एक बार इस लॉ को देखते हैं क्या दिया गया था। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या हम इसे कहते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। वॉज गिवन बाई प्राउस्ट इन 1779 में दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, केमिकल कंपाउंड always consist of the same elements combined together in the same proportion by mass। समझ में, सेम एलिमेंट combined together in the same proportion by mass। जैसे वाटर का एग्जाम्पल दिया, तो वाटर इज कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, combined together in the same constant proportion of 1:8 by mass। तो वाटर का 2 है, या एटॉमिक मास 1 है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो इसको 2:16 के रेशियो में लिखा, तो 1:8 रेशियो हमको मिला। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाई मास से ही ये कंबाइंड करेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल लिया हमने अमोनिया का। अमोनिया इज ए कंपाउंड, तो अमोनिया ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 elements, nitrogen and hydrogen, combined in the ratio of फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास कहा गया। तो फिक्स प्रोपोर्शन, मास कितना था अमोनिया का 14 और हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 14:3 के फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से ही आपस में कंबाइंड करेंगे। तो ये किस लॉ को वेरीफाई कर रहा है, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल आपको हमने और बताया। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब एक लॉ और है, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल
multiple proportion. Law of multiple proportion. तो the law was proposed by Dalton. The law was proposed by Dalton in 1803 में दिया. तो according to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of an element are in the ratio of small whole number. नंबर लिख लीजिए इसे, whole number. This law was proposed by Dalton in 1803. अब हम तीसरे लॉ की बात कर रहे हैं. वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया. अब ये थर्ड लॉ बिल्कुल अलग है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? प्रपोज बाय डाल्टन ने दिया था इन 1803 में, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है ना, तो the masses of an element are in the ratio of small whole number. ठीक है ना. अब इसको पहले इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल्स डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन combines with oxygen. ठीक है ना. हाइड्रोजन combines with oxygen and to form two compounds. वो कौन कौन से हैं? वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर. तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड इट गिव्स 18 ग्राम वाटर. ठीक है ना. इसी तरीके से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम है, प्लस 32 ग्राम. अब देखिए डबल हो गया. ठीक है ना. तो ये क्या दे रहा है? 34 ग्राम पेरोक्साइड दे रहा है. 2 ग्राम और 32 ग्राम दोनों मिलकर क्या दे रहा? 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रहा है. तो इसको कैसे दिखाएंगे? Here the masses of oxygen कितना है? पहले में थी 16 ग्राम एंड दूसरे में है 32 ग्राम.
तो विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है इसमें, हाइड्रोजन यानी 2 ग्राम, एंड बियर ए सिंपल रेशियो 16:32, ठीक है ना, 16 and 32, या फिर हम कह सकते हैं 1:2। 1:2। तो आपने ये लॉ देखा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि द लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803 में। कब बताया इस लॉ को? 1803 में बताया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट, जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, और उनसे एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे होते हैं, तो मासेस ऑफ एन एलिमेंट, जो दोनों के मास, एलिमेंट्स के जो मास होते हैं, 1 in the ratio of small whole number, वो आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये आपको लर्न करना है, ठीक है ना। तो जैसे आप हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से, और 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, एक में वाटर बना रहा है और दूसरे में हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है, तो ये क्या है? आर इन द स्मॉल होल नंबर। 2 ग्राम यहां पर हाइड्रोजन का मास फिक्स है, मगर ऑक्सीजन यहां पर 16 ग्राम थी, और यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, तो मास तो सेम ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 × 32 हो गया, ठीक है ना, और ये बनाया 34 ग्राम। तो फिर हेयर द मासेस ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज 60 ग्राम है, और दूसरे में उसका 32 ग्राम हो गया है, ठीक है ना, विच कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि फिक्स मास हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड बियर ए सिंपल रेशियो, उन दोनों का जो रेशियो है वो 16:32 हो सकता है, या फिर 1:2 होता है, तो जो कि वेरीफाई कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, कि 1 in the रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ठीक है ना। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, ठीक है। तो ये आपको 3 लॉ हमने आपको आज बताए, कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉ डिस्कस करें। टुडे आई हैव डिस्कस 3 लॉज। फर्स्ट वाज कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वाज डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो वाज गिवन बाय प्राउस्ट, and conservation of mass was given by Lavoisier, and third was multiple proportion था which was given by Dalton in 1803, ठीक है ना। अब एक लॉ और है आपका डाल्टन्स, एक हम आपको और बताने जा रहे हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी कि द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल या वेरी टाइनी पार्टिकल विच आर इनविजिबल, एंड दैट्स आर कॉल्ड एन एटम, ठीक है ना। उन्हें क्या कहा गया? एटम कहा गया, एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक, कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच आर इनडिविजिबल, जो कि उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, एंड दैट इज कॉल्ड एन एटम, ठीक है ना। एंड थ्योरी एंड दिस इज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो डाल्टन ने पुट फॉरवर्ड दिस एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808. तो various postulates of Dalton atomic theory of matter are as follows. पहला था
the theory that all matter is made up of very tiny particles. ठीक है ना, वेरी टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स. यहां पे लिख लीजिए इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसे कहा गया एटम्स, इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी. एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर. ठीक है ना. फिर डॉल्टन पुट दिस थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808 एंड द वेरियस postulate of Dalton's atomic theory of matter are as follows. Are as follows. ठीक है ना. पहला, all the matter is made up of very tiny particle. All the matter is made up of very small particles. Small particles called एटम. उन्हें क्या कहा गया? एटम कहा गया. फिर दूसरी बात, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड. एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड. एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तीसरा, एटम can neither created nor destroyed. ना तो हम उसको बना सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं. फिर सबसे इंपॉर्टेंट बताई इन्होंने बात कि all the atoms of a given element are identical in every respect, having the same mass, size and chemical properties. All the atoms of given element are identical in every respect, having the same mass, size and chemical properties. फिर है, atoms of different element differ in mass, size एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है ना. केमिकल, फिर है केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट कंसिस्ट in the joining together of atoms of these elements to form
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये आप अभी लिखते जाइए, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। फिर ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन atoms of different elements combine in small whole numbers to form compound, ठीक है ना। फिर है एक और लिख लीजिए कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन more than one ratio to form more than one compound, ठीक है ना। फिर the number and kind of atom in a given compound is fixed। ये कुछ इन्होंने बताई बातें। तो आज चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसको कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी क्या। पहला, एटम कैन नॉट बी, यहां से देखिए कि द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल एटम कहा गया जिन्हें, इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर एज फॉलोज। पहला बात थे कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो जो मैटर था वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था, जिसे हमने एटम कहा। तो दूसरी बात, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एटम कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया था कि एटम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या था कि मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एन एटम। तो यहां भी देखिए लिखा रहा है कि एटम कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फोर्थ पॉइंट है, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। हमने दो लॉज आपको अभी क्लियर करें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, और दूसरा लॉ आपको बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट हैविंग द सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस जो पॉइंट है प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। वो आगे हम अभी और डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical combination between two or more element consists in the joining together of atom of these element to form molecule of compound. फिर ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम ऑफ डिफरेंट, ये आपको अभी बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये अभी आपने देखा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन करके ऑक्सीजन से वाटर भी बना रहा था और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहा था। तो मासेस ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम और 32 ग्राम्स थे, विच कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन बियर ए सिंपल रेशियो दैट इज 16:32 या फिर 1:2, विच प्रूव्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये वाला पॉइंट प्रूव कर रहा है। फिर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन टू रेशियो टू मोर कंपाउंड। फिर द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इज ए कंपाउंड इज फिक्स्ड, ठीक है ना। ये कुछ पोस्टुलेट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के।
ठीक है ना। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज द फर्स्ट मॉडर्न अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैटर। जो पहला पॉइंट था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, और दूसरा पॉइंट इसका ये था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है ना, एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये कौन सा प्रूव कर रहा था, कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने डिस्कस किया था, उस पॉइंट को ये प्रूव कर रहा है, ठीक है ना। फिर है द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम हैविंग फिक्स्ड मास, and the number and the kind of atom of each element in a given compound is fixed, तो can be used to explain the law of constant proportion। अभी हमने आपको ये बताया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी डाल्टन्स ने अपने जो लॉज दिए थे उसमें भी ये एक लॉ और भी प्रूव कर रहे थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था कि द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम हैविंग fixed mass and that the number and kind of atom of each element in a given compound is fixed can be used to explain the law of constant proportion, ठीक है ना। तो ये था डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको जितने भी लॉज हमने आज समझाए हैं वो अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे, और आप एक बार रिवाइज करिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, फिर से रिवाइज करिए, नोट्स जो दिए हैं उसको देखिए, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से सारे लॉस क्लियर हो जाएंगे। विद एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझाया है। और फिर भी अगर कोई क्वेरीज लेनी है तो आप studykhazana.com से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।